तो भी पूर्ण है। तो ये हमारी नेचर का बहुत बड़ा सिद्धांत रहा है कि एक जो अब ये पेड़ इतना बड़ा, ये भी देख रहे हैं, एक यहाँ पक्षी बैठा हुआ है, ये पक्षी अपने आप में पूर्ण है, पेड़ अपने आप में पूर्ण है। ये पक्षी उड़ के पेड़ के पास आके बैठ जाएगा तो भी पूर्ण है, और पक्षी उड़ के फिर से वापस कहीं और चला जाएगा तो भी दोनों अपने आप में पूर्ण है। हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना। एक पेड़ उगता है, छोटी सी उसमें जब बीज डालते हैं उसमें 2 कोपलें आती हैं। जिन लोग बागवानी करते हो देखे होंगे, खेती कितनी सुंदर लगती है वो। थोड़ा बड़ा होता है तो उसका एक अलग स्वरूप होता है, वो अपने आप में सुंदर लगता है। थोड़ा और बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं तो सुंदर लगता है। जब वो फल लगने लगते हैं उसमें तब भी सुंदर है, और जब उसके बाद फल झड़ जाते हैं, पतझड़ के समय पेड़ पत्ते निकल जाते हैं, सारा कुछ है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो विश्वास नहीं हो रहा है तो मुड़ के देखो, मैं इस उम्र में भी सुंदर पत्तियां झड़ जा रही तो ये जो पूरा सिद्धांत है कैसे हमारी जीवन शैली में रहा है, तो आश्रम में हम लोग थोड़ा सा उस दिशा में ही रहते हैं कि कोई भी चीज किसी भी तरह से, कल जैसे खा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, उसमें एक आध मेन्यू में कोई चीज कम हो जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत, और कोई बढ़ भी जाए तो भी कोई चीज नहीं। इधर भी परिस्थिति ऐसी कि इसमें ऐसा कोई भी चीज, यहाँ पे भी कल लोग बैठ रहे थे और नहीं है तो भी कुछ में, लेकिन अपन आधुनिक घरों में जाते हैं, आधुनिक जीवन शैली में रहते हैं। कोई भी किसी घर में आप चले जाओ, सोफा नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कुछ अधूरा है। किचन में चले जाओ, मॉड्यूलर किचन नहीं है यदि, और यदि आपके आधुनिक तरह के घर हैं तो अजीब सा लगेगा। तो ये पूरी जीवन शैली में ही जो अधूरापन आ रहा है, ये उस दिशा के कुछ प्रयास हैं। तो आगे इस पर और बातचीत कभी कुछ होगी। दोहे कुछ नहीं समझ में आए हो किसी को प्रार्थना के, तो उस पे मंजू मैडम है हमारे साथ। सही बात है। हाँ। मेरा प्रश्न है, आपकी आश्रम स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहली चीज तो जो होती है ना, हर आदमी को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का रहता है। कोई कितना भी बड़े से बड़े जहाँ पे भी कुछ भी कर ले, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, रिकॉग्निशन नहीं होती है। 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो है आहार की सुरक्षा, मतलब हमारे पास इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए। आहार मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं है, ये इनकम सिक्योरिटी वाला मामला है कि कहाँ से आ जाए। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज होती है वो गौरव और सम्मान या रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये लोगों को अपने अपने पहचानना पड़ता है किस कारण से किसको मिलेगा, वो परिपूर्णता किससे आएगी। किसी को ड्राइंग करने में आती, किसी को जैसे ओपी भैया कल शानदार पूरा समा बांधा, इतना बढ़िया, और एक अलग ही तरह का है। शैलेंद्र है, वो डॉक्टरी में इतना जबरदस्त है, मतलब वो उसका पेशा नहीं है, वो एकदम अलग तरह का चीज है। पैशन, हाँ। पैशन आइडेंटिफाई करना। हम लोग जैसे अभी गुरु आशीष के कृपा में बैठे हुए हैं, तो ये जो गुरु आशीष की जो कल्पना है कि गुरु आशीष बनना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग किसी जमाने में शायद आशीष के गुरु रहे हैं, लेकिन आज हम आशीष की छत्र छाया में हैं। तो यही है, यही प्रेरणा स्रोत भी होगा ना इस बात का। प्रेरणा स्रोत है हमारी, ये रविंद्र शर्मा जी हैं। इनका नाम है रविंद्र शर्मा। ये रविंद्र शर्मा जी हैं। रविंद्र शर्मा। एक नाम के दो अलग अलग सिक्के के 2 उसको वजह नहीं हो। आज आपने बहुत अच्छी याद आ दी पूर्ण की। अब तो प्रॉब्लम होने देखो अब यही है, ये बहुत बड़ा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जो हमारे जो मित्र उनको हिंदी में अलसी बोलते हैं, और उसमें एक बोलते हैं क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वाली बताइए। हाँ, अंग्रेजी वाले लोग हैं। खैर एनीवे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको कहा जाए ना, मारक यंत्र है ये। कुछ करो चाहे ना करो, साला होना पूर्ण है। रात को नहीं बोला था, नहीं तो भैया पारिक भैया पूरी माइक में बस पूर्ण है। ये एक लाइन ही पूर्ण है। कुछ तो मजा आएगी। ये बहुत बड़ा मारक है उस सेंस में। लेकिन आप लोग थोड़ा गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं। तब भी क्या बोला, ठंड है, कंबल नहीं है, तब भी पूर्ण। कल विश्वास नहीं करोगे, कल एक लड़का यहाँ पे आ गया था रात को। वो लोग जो रात को 2-3 बजे तक जो जग रहे थे लोग बाग, तो कल एक लड़का यहाँ आ गया था, और वो उसका भाई भी था। वो बोल रहा नवोदय है नहीं है, उसको सब डाउट था। 2 बजे आया वो। भट्टी में जो काम करने वाले लोहार हैं, सुनार हैं, ये कुम्हार हैं, फिर उसके बाद जो ढलाई का काम करते हैं, जो पीतल के जो बनते हैं, जो सामान बनते हैं, उन सबकी ढलाई, कास्टिंग जिसको बोलते हैं ना, उसके काम करने वाले हैं। ये सब बेयरफुट होकर काम करते हैं। आप प्रकृति के साथ में कैसे बच्चों को देखना, 2 साल तक के बच्चों को देखना, वो उड़ते नहीं रात को, कपड़े जबरदस्ती उड़ाना पड़ता है। जितनी माएँ हैं वो पहचान पा रही हैं, जबरदस्ती उड़ाना पड़ता है कि बाय नेचर
वी आर नॉट सपोज टू वेयर ऑल दिस थिंग। ये धीरे धीरे वो होता गया है। तो आप कितने ज्यादा प्रकृति से नजदीक होते जाओगे उसका एहसास फिर धीरे धीरे वैसे आएगा। हमको थोड़ा गुरुजी के बारे में और जानकारी दो सबके। गुरुजी इनका नाम है रविंद्र शर्मा। ये आदिलाबाद करके जगह है तेलंगाना, अब तो तेलंगाना है, नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर। तो हैदराबाद नागपुर की दंडकारण्य का इलाका कहलाता है, जो पहले दंडकारण्य होता था ना, तो वहाँ का इलाका है। तो वहाँ के रहने वाले हैं, मूलतः पंजाबी थे, अभी 4 साल 5 साल पहले शांत हो गए वो 2018 में। तो उनका ये समाज व्यवस्था जो है, कि हमारे जो बात कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को, सब बाकी सारी चीज़ें, कि जो समाज व्यवस्था कैसे चलती थी इसके ऊपर में बहुत ज़बरदस्त गहन चिंतन था। तो इतना, और ये मतलब बहुत इन्होंने पढ़ाई बड़ौदा के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से की थी, फाइन आर्ट्स वगैरह में थे। तो सारी 18 तरह की कारीगरी जो है उनको आती थी। वो तो खैर उनका वो टेक्निकल चीज़ हुआ, बट उनकी जो अध्ययन गाँव में उन्होंने 20 किलोमीटर के रेडियस में, केवल 20, जो अपना एक प्रकार से कहा जाए हाट बाजार लगता है ना, हाट बाजार का रेडियस कितनी होती है, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वो 15 से 20 किलोमीटर कहती है। जैसे ये इंद्राना गांव है, इंद्राना गांव में 12-13 किलोमीटर भी, मतलब 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर 48 गाँव का बाजार है यहाँ पे। तो ऐसे उन्होंने 10-12 किलोमीटर के रेडियस में घूम के जो हमारे गाँव में क्या व्यवस्था रहती थी, किस तरह का सिस्टम था, किस तरह की पद्धतियाँ हुआ करती थी, उसके बारे में एक अपनी तरह का अध्ययन था। मतलब वो लिखा पढ़ी कॉलेज वाला अध्ययन नहीं था। जैसे इसको भी हम लोग बोलते हैं ना, अध्ययन एवं शोध आश्रम। अब यहाँ बोलेगा अध्ययन क्या होता है, कहाँ है क्लासरूम, कहाँ है टीचर, कहाँ है ये सारी चीज़, लेकिन अपनी तरह का एक अध्ययन है, अपनी तरह की एक शोध हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक उसी तरह का उनका रहा है। तो वो उनका कलाश्रम के नाम से वहाँ पर था। उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ के विषय में तो एक बहुत बढ़िया चीज़ वो बोलते थे कि हमारे समाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। आज हम लोग, आज सुबह भी बातचीत हो रही थी, मोना के साथ में बैठे थे, तो 4 प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। एक तो होता था विज्ञान, दूसरा होता था कला, हाँ सुनो कला, तीसरा हुआ करता था अध्यात्म, और चौथा हुआ था अर्थशास्त्र, सामाजिक अर्थशास्त्र। असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं, आज की तरह से जो लूट का अर्थशास्त्र है, सब जगह से पैसा कमाओ इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये सारी जगह पे है ना। तो ये 4 हमारे स्तंभ हुआ करते थे, और ये 4 हर, मतलब वो तो एकदम समाज के स्तंभ में बात करते थे, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो ये पता चला कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैं कड़ा पहन रहा हूँ, या अंगूठी पहन रहा हूँ, या कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, या चौकी इस तरह की है, या पेटी इस तरह की है, या इधर बैठने का पद्धति इस तरह की है, जो भी हमारी पद्धति रही है उनमें ये 4 चीज़ें रही। उसके पीछे एक विज्ञान है, क्यों हमको पालथी मार के ही बैठना है, उघड़ू क्यों नहीं बैठना है किसी मौके पे किसी समय में, उसके पीछे विज्ञान है। ये तो समझ रहे हैं ना, उसके पीछे कोई लॉजिक है, तर्क है उसके पीछे का। खाना यदि कड़ा पहनना है तो आभूषण क्यों, कहाँ यहाँ पे भी तो पहना जा सकता था, इसके पहनने के तरीके कुछ दूसरे भी हो सकते थे, लेकिन एक पद्धति बनाई गई है कि क्यों वैसी पहननी है। तो उसके पीछे का आयुर्वेद है, उसके पीछे का विज्ञान है, उसकी मेटल के गुण की बात है कि कौन सा मेटल पहनना है, किस मेटल, कौन से रत्न पहनना है, कौन से नहीं पहनना है, कहाँ पहनना है, कितने पहनना है, देयर इज साइंस बिहाइंड दिस। तो एक पूरा समाज जो होता था वो हमारा विज्ञान को बहुत बड़ा महत्व दे के रखा था, लेकिन विज्ञान पे रुका बस नहीं। अभी आजकल जैसे हो गया कि सारा कुछ विज्ञान विज्ञान विज्ञान, हर चीज़ के ये बोलते हैं ना, क्यों करना है, क्योंकि साइंटिफिक है, क्यों करना है, साइंटिफिक है। हमारे यहाँ विज्ञान से ज़्यादा, मतलब ज्ञान एक चीज़ होती है, दूसरी विज्ञान होती है, लेकिन तीसरा एक महत्व होता है प्रज्ञान। जो 4 हमारे ब्रह्म वाक्य माने गए हैं, महावाक्य माने गए हैं, उसमें एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये हमारी उसमें भी है ना, का भी है, लोगों में भी वो है। तो ज्ञान है मतलब कि कुछ हम जानना, ये मतलब ये दिया है, ये वो है, ये किताब है, चौकी है, ये ज्ञान है। लेकिन कैसे बन रही है, उसकी पद्धति क्या है, उसके बनाने का तरीका क्या है, उसमें टेम्परेचर की, ये विज्ञान है। लेकिन प्रज्ञान क्या होता है, जब हम प्रकृति के साथ उसमें संबंध देखते हैं, सारी चीज़ें प्रकृति हैं, प्रकृति का जो बात बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है। अब उसको कण कण में भगवान है बोल दिया, लेकिन कण कण में एटम बोल देंगे आप, और कण कण में उसका कैसे उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, उसकी क्या चीज़ है, इस पूरी ब्रह्मांड के, जैसे बोलते हैं एक पत्ता भी यदि हिलता है तो कहीं और दूसरी जगह कुछ हिलता है, ऐसे है ना, बहुत सारे हम लोग बात करते हैं, बात आती है। तो ये जो पूरा संबंध है प्रकृति के साथ में, हमारा बाकी जीव जगत के जंतुओं के साथ में, पूरा जो योग शास्त्र है, ये सारा का सारा जब में आप घुसते हो तो प्रज्ञान की बात होती है। तो ये उसको जब धार्मिक में जाते हो तो ब्रह्म और ईश्वर और ये सारी चीज़ आती है। जब आधार मतलब ये नास्तिकवाद में जाते हो तो ये सब जगह पे एक इटर्नल साइंस की बात आती है। और यदि कुछ और तरह की टर्मिनोलॉजीज में कुछ और तरह से बात करते हैं उसको, जैनिज्म में कुछ और बोलेंगे, बुद्धिज्म में कुछ और बोलेंगे, किसी और में कुछ। बट ओवरऑल ये चीज़ है कि यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रह रहे हैं, प्रकृति से एक रूप होकर रह रहे हैं, तो वो जो हमारा ये बना है, ये एक सिंपल भी रख सकते थे कांच का, लेकिन कलात्मक बनी हुई।
ये चौकी है, बहुत सिंपल सी बनाई जाती है। आजकल मॉडर्न उसमें देख रहे हो कितना, मतलब उसमें वो लगा देंगे, ऊपर का ग्लैमर रहेगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी, वो सिंपल है बनाने में, मैकेनाइज आराम से प्रोडक्शन हो सकता है ये। लेकिन हमारी हर सारी चीज़ कला, यहाँ पे भी आप देख रहे हो पूरे आश्रम में कोई भी ऐसी बड़ी भारी चीज़ नहीं है कि बड़ा भारी कंस्ट्रक्शन है, सब छोटा है, लेकिन हर कंस्ट्रक्शन आपको कलात्मक दिख रहा है। तो जीवन शैली का हर अंग जो है, कला हमारे यहाँ कोई अलग से करने वाली बात नहीं थी। नहीं तो जैसे वो कलाकार हो गए ना आजकल, कि मैं कलाकार हूँ, 2 घंटे ये करता हूँ, 4 घंटे ये करता हूँ, 2 घंटे इसके लिए देता हूँ। कला हमारी जीवन का ही हिस्सा था। कैसे आप चूल्हा देखा है आप लोगों कुछ लोगों ने जाके देखा, कितना कलात्मक वो चूल्हा बना हुआ है, अंदर जाके देखेंगे। तो विज्ञान है, कला है। तीसरी चीज जो है अध्यात्म है। ये आप ये सारी चीजें क्यों करना है, क्योंकि ये कुछ एक और के लिए, ये जीव जगत जंतु मतलब व्यवहारिक जिसको बोला जाए, लौकिक से बस नहीं है, लौकिक के अलावा भी कुछ है। और चौथी चीज होती थी कि ये सारा कुछ करते हुए सामाजिकता हमारा बहुत बड़ा गुण था। तो इस सारी चीज को इंश्योर कराने के लिए सामाजिक अर्थशास्त्र, असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं। आज यहाँ पे इसलिए हो पाया क्योंकि हम ये सामाजिक ढंग से कर पा रहे हैं। ये यदि हमको कहीं रिजॉर्ट में ले जाके करना होता, किसी होटल में करना होता, तो अभी सबके हाथ पाँव फूलते, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना ये सारी चीज़ें होंगी क्या। यहाँ जब सामाजिक रूप से आप करते हैं, शादी ब्याह जैसे ही तो हो गया ना, ये शादी ब्याह में करते हैं, क्या करते हैं, सब लोग आते हैं, कोई मटर छील रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, 10-20 लोग का खाना 50 लोगों का ऐसे ही बन जाया करता था घरों में। आज तब यदि बचपन के लोगों की याद है, जिन लोगों को खासकर गाँव वाले, अपन लोग पृष्ठभूमि के नवोदय वाले हैं, तो पता है 15-15, 20-20 दिनों की शादियाँ हुआ करती थी। लोग आते थे कि तमागर माटी 15 दिन पहले हो जाती थी। आजकल 1 दिन में निपट रहा है, और शहरों में तो घंटों में निपट रहा है शादी। आप जितनी जगह पे आपने म्यूजिक मतलब जो मैरिज गार्डन लिया है, उतने बजे जाओगे, उतने रुकोगे, रात तक विदाई हो रही है, सुबह अगली सुबह तक तो हमको खाली करके देना पड़ता है। तो ये सामाजिकता के गायब होते ही, असामाजिक अर्थशास्त्र के आते ही शादियां तक हमारी जो है वो 1-1 दिन की रह गई, घंटों की हो गई। नहीं तो ये 15-15, 20-20 दिनों की शादियां होती थी। ये जो उत्सव हमने कल रात को किया, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा होता था हर सारी चीज में। तो ये अर्थशास्त्र को इसलिए हमको समझना जरूरी है। तो ये गुरुजी के जो हैं, ये पृष्ठभूमि हुई गुरुजी की, और ये एक किताब है, ये हम लोग मैंने लिखी हुई है, ये उन्हीं के ऊपर है, स्मृति जागरण के हरकारे। हरकारे तो सब समझते हैं, और उनका ये चीज़ एक बढ़िया सी चीज़ होती थी कि स्मृति जागरण। हम सब लोग भूल रहे हैं। ये 15 मतलब ये हम एक दिन कल इंजॉय कर लिया तो ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा इंजॉय कर लिया, लेकिन ये जीवन शैली का भी हिस्सा बन सकता है यार। हर दिन ये इंजॉय कर सकते हैं हम। एक दिन इस रिजॉर्ट में मतलब इस तरह की वातावरण में लेके रह रहे हैं तो रिजुनवेटेड फील कर रहे हैं ना, लेकिन ये हम भूल गए कि हम हमेशा ऐसे ही रहते थे। ये एक टेम्परेरी से, जैसे आज पूरा लगा रहता है कि वीकेंड में निकलना है। पूरे महानगरों में यदि आप जाके देख लो क्या कल्चर है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे उस वाले में, 5 दिन 6 दिन काम करो, फ्राइडे का सारा पार्टी करना है, केवल ये वो हो गया। तो आप जैसे 5 दिन कैद हो और उससे निकलना है, ये हमारा आप ये पूरा 7 दिन क्यों नहीं एंजॉय कर सकते हैं। ये हम इटर्नल जिसको कहा जाए, हम शाश्वत सुख के उसमें रह सकते हैं ना। और ये दूसरी चीज, तीसरी चीज, यही चीज अर्थशास्त्र की बात में फिर से लेके आऊँ कि यदि ये हम कर रहे हैं, ये वाला घर, ये वाला सेटअप, यदि हमको किसी दूसरी जगह पे करना है, शहरी जैसे करना है, तो ये करोड़ों का मामला है। लेकिन ये आप बिलीव नहीं करोगे, जबलपुर में भी एक जो 3 BHK अच्छा सा डुप्लेक्स होता है, उससे कम कॉस्ट में ये सारा कुछ है, उससे कम कॉस्ट में, और वो भी जमीन सहित, ऐसे छोटी मोटी जमीन नहीं है। तो ये हम अर्थशास्त्र नहीं समझेंगे तो रहेंगे। जैसे हम ये सोचते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो मूलतः अंग्रेज़ों के आने के बाद ख़राब हुई है, या उसका प्रारूप गलत तरीके से दिखाया गया है। तो जैसे उस पर हम जैसे भिक्षावृत्ति को अंग्रेज़ों ने एक तरीके का अपराध बना दिया था, और जैसे आप वर्ण व्यवस्था को उन्होंने हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया। तो ये जो हमारी खूबसूरती थी वो हमको विकृत रूप में दुनिया को दिखाई गई। तो इसको आप कैसे जज करते हैं? देखो, अच्छा ये बता सकते हैं कि हमारे छत्री लोग कौन होते थे, किसको छत्री बोलते थे? जो रक्षा करे, है ना। अब वो किस जाति के होते हैं, किस वर्ण के हैं वो छत्री, किस वर्ण के हैं? छत्री वर्ण के। किस जाति के हैं, किस जाति के होते हैं छत्री? गलत हो उसका वो ट्रांसलेशन कास्ट के साथ किया गया है, ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन है। आपको नहीं पता भी कि क्षत्रिय हमारे यहाँ हर जाति के लोग हुए क्षत्रिय। कुम्हार भी राजा हुए हैं, गुप्ता भी, गुप्त वंश पूरा गुप्ता राजा रहे हैं, नंद वंश जो है नाइयों का रहा है, होलकर जो है चरवाहे लोग रहे हैं। हर जाति के लोग क्षत्रिय रहे। कितने लोग जानते हैं?
गुप्ता ब्राह्मण भी क्षत्रिय रहे हैं, मतलब सो-कॉल्ड ब्राह्मण जिनको आप जाति वाला ब्राह्मण बोल रहे हैं ना, ऐसे लोग भी क्षत्रिय रहे हैं। ये पूरा कलचुरी वंश जो है किनका है? कलार लोगों का है, जानते हैं? गोंडवाना आदिवासी हम गोंड बोल रहे हैं, राजा रहे 600 साल यहाँ पे, थोड़ा बहुत नहीं, 2 3 4 10 साल वाला नहीं है। तो ये जो पूरी परिभाषा ही बदल गई है, पूरी परिभाषा ही बदल गई। अब हम इसको वर्ण में डालेंगे, जाति में डालेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ण के अंदर जाति डाल रहे हैं। ये 4 वर्ण बना दिए, उसके अंदर जाति फिट कर रहे हैं। इट्स अदर वे राउंड। हर जाति के आदमी ब्राह्मण है, हर जाति के आदमी वैश्य हुआ है, हर जाति का आदमी शूद्र हुआ है, हर जातियों में वर्ण है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन छत्री वाले से आप लोग बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। एक ऐसे छोटा सा उदाहरण, जैसे तो ना भिक्षावृत्ति को माने हेय दृष्टि से देखा जाता है। मैं तो अभी भी भिक्षावृत्ति करके ही, आज इंदिरा में मिल गया तो मिल गया, अभी जाऊंगा नवोदय में, वहाँ मिल गया तो मिल गया। बना दिया। अपराध घोषित किया गया क्या? घोषित किया। ये उसका कारण बताएगा ना? मैं देखो, ये लिखा किताब है, है, उसमें ये बहुत अभी अच्छा रिलीज लिखा है हुई है उसमें। 15-20 दिन पहले ही। बहुत अच्छा लिखा है भारत उसमें। गाथा के नाम उसका से है। पूरा- इसमें भारत गाथा में 10 सीरीज में ये पुस्तक निकाल रहे हैं। ये पहली पुस्तक जो है भिक्षावृत्ति के ऊपर है, तो अवेलेबल है, जो लोग लेना चाहे वो ले भी सकते हैं यहाँ से। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये बुक तो। भिक्षावृत्ति हमारे यहाँ 3 तरह की वृत्तियां मानी गई है। एक है कर्म वृत्ति, एक है वैश्य वृत्ति, और तीसरी है भिक्षावृत्ति। क्षत्रिय कभी वृत्ति नहीं रही, क्षत्रिय हमारा धर्म रहा है। छात्र धर्म बोला जाता है ना, छात्र धर्म है आपका, तो आप निकल पड़ो। हमको यहाँ पे कोई आ रहा है, हमारे उसके लिए किसी चीज़ से किसी तरह का अटैक आ रहा है, किसी तरह का भी चीज़ हो रही है, हम लोग निकल पड़ते थे। और उसमें जो लोग ज़्यादा निकल के आते थे, उस जाति के लोग वो राजा भी बन जाते थे। तो उसमें भी कोई, हमारे यहाँ ये सब अभी मैं उदाहरण दिया ना, ये सब अपने यहाँ के हैं। हम जानते नहीं कि जातियाँ के यहाँ, कोई उसको पढ़ाई नहीं गई, प्रश्न ही नहीं आता है कि बातें। तो वृत्तियों के साथ में यही है। कर्म वृत्ति में वो लोग आते हैं जो जड़ पदार्थ से कुछ निर्मित करते, सृष्टि करते हैं। जैसे जड़ पदार्थ मतलब क्या है? मिट्टी जड़ है, लकड़ी जड़ है, सोना जड़ है ना? तो ऐसी जितने भी जड़ पदार्थों से कोई वो करता है, सृष्टि करते हैं। तो जितने हमारे ज़्यादा कारीगर वर्ग हैं, लोहार, सुनार, कुमार, बढ़ई, बंसकार, जुलाहे, जितने सारे जो लोग हैं जो कि जड़ पदार्थ से कोई सृष्टि करते हैं, ये सारे के सारे कर्म वृत्ति में आते हैं। और दूसरा है वैश्य वृत्ति। वैश्य वृत्ति में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो चेतन से चेतन की वृद्धि करते हैं। एक चरवाहा है, एक बकरी से 50 बिक्री करता है। एक ग्वाला है, वो एक गाय से 100 गाय करता है। हम लोग की जो गाय पूछते हैं कितनी हो गई, एक गाय लेके आए थे मात्र, अभी 8-9 है, जबकि 2-3 खत्म भी हो चुकी हैं, और ये भी 4-5 साल हो गए। एक किसान है, एक बीज से 1000 बीज करता है। तो ये जितने इतने सारे जो वैश्य वर्ण में जो चेतन से चेतन की वृद्धि करते हैं, ये वैश्य वृत्ति। और इसी में एक वाणिज्य करने वाले लोगों का बहुत छोटा वर्ग होता है, ये जो है बहुत छोटे वर्ग के लोग, ये इसमें आते हैं। तीसरी वृत्ति होती है भिक्षावृत्ति। वैश्य वृत्ति और कर्म वृत्ति का लोगों का उद्देश्य होता है कि आपकी भूमि को समृद्ध करे। ये जो भूमि को समृद्धि, भूमि मतलब पूरे अपने जनमानस को जो समृद्धि पहुंचाए, समृद्धि लेके आए, वो कर्म वृत्ति और वैश्य वृत्ति लोगों का काम है। लेकिन भिक्षावृत्ति वाले वो लोग हुआ करते थे जो ये हमारे समाज में लाके बताते थे कि समृद्धि ही सब कुछ नहीं है, समृद्धि से बढ़कर भी बहुत कुछ है। समृद्धि को भी त्याग करना, निर्लिप्त रहना, ये हमारे लोग, ये भिक्षावृत्ति वाले लोग सिखाते थे। और भिक्षावृत्ति की हमारे पास, जैसे मैंने बाकी सारी जातियां बताई, ऐसा एस्टिमेट माना जाता है कि लगभग 7000 जातियां होती थी भिक्षावृत्ति की, जिनका जातिगत काम होता है। जैसे लोहार का काम है लोहा का काम करना, सुनार का काम है सोने का काम करना, कुशवाहा का काम है एग्रीकल्चर का काम करना, पटेलों का काम है एग्रीकल्चर का काम करना। ठीक उसी तरह से भिक्षावृत्ति की ऐसी 7000 के आसपास जातियां होती थी जिनका काम होता था कोई करना। इसके अंदर जितने हमारे सुबह लेके सुबह 4 बजे से वसुदेवा लोग आते ना, अरे बोरे राम सुना है कुछ लोगों ने? बचपन में जो हुआ करते थे, अभी भी बहुत सारी गाँव में आते हैं। तो ये जो सुबह 3-3:30 बजे से लेके आते थे, और रात भर चलने वाले जो है, रात भर चलने वाले जो काम, जाति पुराण वाले। जाति पुराण एक बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोग को नहीं पता है। हर जातियों का अपना एक पुराण होता था। जो भाट लोग हुआ करते थे वो आके उनको सुनाया करते थे। यहाँ भी इंदिरा के पास वो गांव है, कौन सा, अंधुआ, वो पूरे भाट लोगों का गांव है, पता है तुम्हें? शर्मा लिखते हैं वो लोग, शर्मा भी लिखते हैं वो, लिखते भी शर्मा है। वो चाहे तो कुछ, अब जैसे यहाँ के यहाँ ये क्या नाम है इसका, रंगरेज लोग हैं, यहाँ पे छत्री लिखते हैं, है ना, ठाकुर लिखते हैं, ठाकुर है। ये जो ये भिक्षावृत्ति भाट लोग हैं, ये भी तो ठाकुर लिख सकते थे ना, क्यों उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया शर्मा से?
अब शर्मा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ये भिक्षावृत्ति वाला था और उसको इतना अपना एक लेवल का मानते थे। तो ऐसा इस किताब में बहुत सारे लोगों का जिक्र है। तो ये सारे के सारे इनको पता है क्या, वो भिक्षावृत्ति के समय में जब अंग्रेजों का ये शासन था तो भिक्षावृत्ति वाले लोग ये गांव-गांव घूम के बातचीत करते थे। तो जो हमारा संगीत का जो जितना सारा कुछ है पूरा का पूरा हमारे जीवन में संगीतमय होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी इस वर्ग के लोगों को थी। हम आजकल बैठ के 2 घंटे का म्यूजिक सुन लेते हैं, आधे घंटे का वो सुन लेते हैं। ये ऐसा नहीं था। सुबह से लेकर रात तक जो आपका जीवन शैली, मतलब आपके गांव में कुछ ना कुछ संगीत वाद्य की आवाज़ आती ही रहती थी। संगीत, नृत्य, ये सारे लोग। तो ये कोई डमरू लेके आ रहा है, कोई कुछ और लेके आ रहा है, किसी के रावण हत्ता है, किसी का कुछ और है, कोई एक तारा लेके आ रहा है। अरे यार वो एक तारा उधर है। तो ये इन लोग को दिखा देते कम से कम। तो वो ये जो पूरी वृत्ति है, तो ये लोग क्या होते हैं, जब गांव जाते थे तो खुफिया टाइप का काम भी होता था ना, एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंच रही है ये। तो अंग्रेजों ने बाकायदा एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट निकाला था 1872 में। जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने, पहले तक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में था ना ये, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ब्रिटिश में आया 1857 में, तो 1857 में ये देखिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1872 का है ये 1857। उस समय बहुत सारी जातियों को ही क्रिमिनल कर दिया। जैसे पारधी जाति अभी भी जानते हैं कुछ लोग, पारधी जो आती है अभी भी उनको ठग लोग जो थे उस समय, ऐसी बहुत सारी जातियों को, ऐसे भिक्षावृत्ति वाली बहुत सारी जातियां थी जिनको मतलब उसमें पैदा हुआ 1 दिन का भी बच्चा है तो वो भी क्रिमिनल है, 5 महीने का बच्चा है तो वो भी क्रिमिनल है, और 25-80 साल का बूढ़ा है तो भी क्रिमिनल है, महिलाएं हैं तो बूढ़ी वो भी है क्रिमिनल है। तो आपने जाति को ही क्रिमिनल घोषित कर दिया था और उसके कारण इन सब का धीरे धीरे हमारी जिंदगी से हाथ होता चला गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। तो जो बात बोल रहे थे कि हमारे यहाँ देखो मुसलमान भी आए हैं, लेकिन मुसलमानों ने हमारी समाज व्यवस्था पे बहुत इंटरफेरेंस नहीं किया। समाज व्यवस्था में वो घुल मिल गए। अंग्रेजों ने आके हमारी समाज व्यवस्था को ही उल्टा कर दिया, सारा का सारा, क्योंकि उनका मापदंड उस तरह का था, उनके देखने का नजरिया उस तरह से। क्योंकि उनके यहाँ पे भी, अभी बिलीव नहीं करोगे आप लोग, ये जेंडर इक्विटी वाले जो चीज़ है, यूरोप की जेंडर इक्विटी का आप उठा के देखिए, हमारे यहाँ पे इक्वल राइट्स मिलने के बाद उनको इक्वल राइट्स मिला है वोटिंग का, नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। हमारे यहाँ जब इक्वल राइट्स मिले हैं, अभी वहाँ किताबें हमारे अंदर रखी हुई हैं, धर्मपाल जी उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ था, उन्हीं के आर्काइव से, उन्हीं के सर्वे उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिए खाली। तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल्स जो थे 18वीं शताब्दी तक हर गांव में स्कूल हुआ करता था। उनके सर्वे, अंग्रेजों ने जो अपनी प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी या पंजाब प्रेसिडेंसी, प्रोविंस, इन सब में सर्वे करवाए थे, जैसे कलेक्टर वगैरह करवाते हैं ना अभी आजकल भी। तो उनके सर्वे उन्होंने प्रोड्यूस करके वापस उनको रिप्रोड्यूस किया है, और उसमें ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हर गाँव में स्कूल था। और गाँव में स्कूल बस नहीं, उसमें पूरा डिटेल है, क्योंकि अंग्रेज उस सेंस में मेथोडिकल हुआ करते थे। तो उन्होंने बाकायदा लगे कितने लोग पढ़ते थे, महिलाएं बच्चियां पढ़ती थी कि बच्चे बस पढ़ते थे, महिला पुरुष का कितना था, पढ़ाने वाले कौन थे, किस जाति के थे पढ़ाने वाले, शूद्र जाति कितने थे, ब्राह्मण जाति मतलब वर्ण के कितने थे, क्षत्रिय वर्ण के कितने थे, ये उसमें बाकायदा है। और उसके अलावा पढ़ने वाले बच्चों में जाति का क्या कंपोजिशन था। आप वो देखोगे तो पता चलेगा कि यार जो हमारे पास हमको नैरेटिव मिला है पूरा उल्टा है, एकदम पूरा उल्टा है। ये ब्यूटीफुल ट्री करके इंग्लिश में एक किताब है और हिंदी में उसका नाम है रमणीय वृक्ष। कभी मिले मौका तो देखना, यहाँ रखिए, किसी को चाहिए तो ले सकता है, वो बिक्री के लिए भी है। तो उसमें आपको पूरा ये सारा चीज़ मिलेगी, एजुकेशन सिस्टम किस हमारा क्या रहा है, और उन्हीं के दस्तावेज है। मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि लाग लपेट किसी ने अपनी मन, इसमें तो जैसे मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, उसमें वो उठकर जो वो अनेक्शर्स लगाते हैं ना अपन, परिशिष्ट लगाते हैं, वो परिशिष्ट उठा के उन्होंने मेन किताब बना दी ऐसा, और उसके पीछे एक थोड़ा सा भूमिका बस